जिम रॉन बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है ये। इनके बहुत सारे वीडियोस भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, शायद आपने देखे होंगे। अंग्रेजी में बात करते हैं, अमेरिकन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है उनका, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू ए फॉर्च्यून। फॉर्मल एजुकेशन जो है उससे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आपको एक नौकरी मिल जाएगी, लेकिन सेल्फ एजुकेशन जो है उससे आपका फॉर्च्यून बनेगा। फॉर्च्यून का मतलब दो तीन होता है। एक तो लेट्स से कि आपका आपका भाग्योदय हो जाएगा, और ये भाग्योदय जो है वो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में नहीं है, इंटरनल वर्ल्ड में भी है। जो कहते हैं ना, सुख, शांति और समृद्धि, ये तीनों चीज़ें आपको मिल सकती हैं व्हेन यू एजुकेट योर सेल्फ। और यहाँ पर सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं है, सेल्फ एजुकेशन की बात है। इसका एक बहुत ही डीप मीनिंग भी बनता है, आपको समझ में आ भी गया होगा। सोचिएगा इसके बारे में। और इसी चीज़ को अगर आप अपनी प्रिपरेशन के साथ जोड़ें तो देखिए, मटेरियल जो है वो सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल है। अब सोचिए इसके बारे में कि हिंदू न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया और जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें, जीएस 1, 2, 3, 4, इन सारी चीज़ों की किताबें अवेलेबल हैं। ऐसे कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मीन्स मैथ से लेकर सी सेट से लेकर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये सारे अलग अलग सोर्सेस अवेलेबल होने के बावजूद भी आपने कभी ये सोचा है कि डिफरेंस जो है एग्जामिनेशन में क्या क्रिएट करता है? कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहली ट्राई में पास हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्राई लगती है। लेकिन एक चीज, जब भी आप क्लियर करेंगे एग्जामिनेशन या फिर जब भी उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, यू विल ऑलवेज रियलाइज दैट कि जितने चेंजेस अंदर हुए, चेंजेस का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर बुराई है और वो सारी बुराई जो है वो निकल गई। हमेशा ऐसा नहीं है कि हम बुरे हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि थोड़े और धारदार अगर हम हो जाए, थोड़े और शार्प हो जाए, थोड़े और ज़्यादा हम फोकस्ड हो जाए, थोड़े और ज़्यादा हम काम हो जाए, तो चीज़ें जो हैं वो एक नए लेवल पर चली जाती हैं। क्योंकि बाहर की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें वैसी हैं, वैसी ही हैं। हिंदू न्यूज़पेपर रोज़ आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया रोज़ आता है, इंडियन एक्सप्रेस रोज़ आता है, एनसीईआरटीज़ की किताबें लिखी गई हैं वो भी वहीं पर ही हैं। जो चेंजेस होते हैं वो अंदर होते हैं। सेल्फ एजुकेशन दोस्तों इज द की फॉर नॉट जस्ट ओनली यूपीएससी, या फिर जब मैं यूपीएससी बोल रहा हूं यहां पर, तो आप सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात मैं कर रहा हूं। चाहे वो एक तलाटी की एग्जामिनेशन हो, चाहे आईएएस की एग्जामिनेशन हो, सारी की सारी एग्जामिनेशन में जो डिफरेंस क्रिएट करेगा दैट इज योर सेल्फ एजुकेशन। आपका इंटरनल ग्रोथ जो है उससे ही आप आउटर वर्ल्ड में नई नई चीज़ें कर पाएंगे। तो बहुत ही डीप मीनिंग वाला ये जिम रोन का कोट है। और एक बहुत बड़ी बात अगर समझ में आ गई है तो एक बहुत बड़ी बात आज हमने डिस्कस की है। एक टॉपिक ही डिस्कस कर लिया, आप समझ लीजिए। 11 नवंबर 2022 के द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। वी प्राउडली सपोर्ट मिशन लाइफ। मिशन लाइफ जो है इट्स अबाउट फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, और वो भी डेमोक्रेटिकली, यानी कि हम सब अपने अपने लेवल पर जो भी चेंजेस हो सकते हैं वो सारे के सारे चेंजेस करें ताकि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हम लड़ सकें। प्रेसिंग ऑन विथ जी फोर्स, यहाँ पर जी फोर्स का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। लिखा है अमिताभ कांत साहब ने, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे। नो सॉरी, वाइस चेयरमैन नहीं थे, वो नीति आयोग के सीईओ थे। और फिर उनको नीति आयोग की जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया। G20 के वो शेरपा बन चुके हैं। द मीनिंग इज द मेन पर्सन इन चार्ज ऑफ G20। क्योंकि पहली लाइन पढ़िए, इन ए फ्यू वीक्स फ्रॉम नाउ इंडिया इज पोइज्ड टू एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ G20। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर भारत जो है, पर्टिकुलरली दिसंबर में भारत जो है वो G20 का प्रेसिडेंट बनने वाला है 1 साल के लिए। आपके लिए एक प्रश्न है, करंट G20 का
प्रेसिडेंट कौन सा देश है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बारे में हमने डिस्कशन की है, तो रेगुलर स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको इसका आंसर जो है वो पता ही होना चाहिए। और भारत के बाद जो नेक्स्ट कंट्री होगा, भारत का सक्सेसर कौन होगा, एक देश है जिनके सक्सेसर हम हैं, तो भारत के बाद कौन सा देश है वो G20 का प्रेसिडेंट बनने वाला है। एक हिंट है कि ये तीनों के तीन, भारत हमारे अभी जो करंट है वो, फिर हमारा देश भारत, और उसके बाद का देश जो है, तीनों के तीन देश जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी कॉमन है, कॉमन इन द सेंस कि गोल्स जो हैं वो हमारे कॉमन हैं। तो दैट्स व्हाई दिस थ्री कंट्रीज आर गोइंग टू हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन G20 एंड द वर्ल्ड। G20 दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज जो हैं उनका ये ग्रुप है। G20 ग्रुप जो है वो दुनिया की 80% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। पॉपुलेशन की बात करें तो 2/3 पॉपुलेशन यानी कि 66% जितनी पॉपुलेशन को ये G20 ग्रुप ऑफ 20 जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्ल्ड की जो ज़मीन है तो 50% ज़मीन को रिप्रेजेंट करने वाला ये ग्रुप है G20। 2008 से पहले क्या होता था कि जब इकोनॉमिक रिसेशन आया तो उससे पहले G20 में इतनी ज़्यादा मीटिंग्स नहीं होती थी, लेकिन 2008 के बाद G20 ने यह तय किया कि हर साल हम मीटिंग करेंगे और रोटेशनल प्रेसिडेंसी होगी कि एक साल के लिए ये देश बनेगा, दूसरे साल के लिए ये देश बनेगा। तो इस प्रकार से रोटेशनल प्रेसिडेंसी जो है वो भी तय की गई और फाइनेंस मिनिस्टर्स और इन सारे लोगों की भी, इंपॉर्टेंट लीडर्स जो हैं उनकी भी मीटिंग्स जो हैं वो फिर होने लगी 2008 के बाद। अब भारत बनने वाला है प्रेसिडेंट, तो भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है ये, और एक कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप भारत जो है वो डिस्प्ले कर सकता है। बहुत सारी चीज़ों पर भारत जो है वो काम करना चाहता है, और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं, लेकिन सिर्फ हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट एक्शन, एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रोंगर पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी फॉर पब्लिक गुड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें 2030 तक अचीव करने हैं। 17 बड़े बड़े गोल्स हैं, राइट। और एक और हिंट देता हूं यहां पर, आप ये 17 गोल्स जो हैं उनको एक बार स्टडी कीजिएगा। स्टडी इन द सेंस उनको देख लीजिएगा, पूरा लिस्ट जो है वो अवेलेबल है। ये 17 गोल्स को जब आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि हमारे देश की जितनी भी अलग अलग स्कीम्स हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो पोषण योजना हो, चाहे फ्यूल के साथ जुड़ी हुई कोई योजना है, इथेनॉल को मिक्स करना, ये सारी की सारी योजना जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये 17 गोल्स के साथ मिलती जुलती है। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब G20 जो है वो इससे पहले सऊदी अरेबिया में जो हुई थी, मैंने आंसर आपको नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ, जब कोविड की शुरुआत हुई उस टाइम पर सऊदी अरेबिया जो है वो आई थिंक 2020 में सऊदी अरेबिया जो है वो था प्रेसिडेंट 2020 से लेकर 2021 के एंड तक। तो 2020 में कोविड, लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें आ गई, तो G20 की मीटिंग जो है वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये बताया कि हमें एक ऑनलाइन मीटिंग करनी चाहिए, और फिर ऑनलाइन मीटिंग हुई। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि ऑनलाइन मीटिंग G20 की हुई। तो उस टाइम पर सऊदी अरेबिया का उन्होंने एक लोगो बनाया था G20 का उस साल के लिए। फिर जो देश अभी प्रेसिडेंट है उन्होंने लोगो बनाया। अब भारत प्रेसिडेंट बनने वाला है, तो भारत ने भी एक थीम लॉन्च की है, इस साल की थीम, और लोगो बनाया है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए G2 है और 0 जो है वो हमारी पृथ्वी, और यहाँ पर आप लोटस देख सकते हैं। लोटस ये बीजेपी का लोटस नहीं है, राइट। ये लोटस जो है हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है ना, लोटस। तो लोटस है। भारत 2023 इंडिया लिखा हुआ है, और देखिए थीम क्या है, यहाँ पर लिखी गई है थीम, यहाँ पर भी है, वासुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ, एक पृथ्वी है, एक परिवार है, एक भविष्य है। तो ये चीज़ जो है इसकी थीम है G20 की, हमारी प्रेसिडेंसी की। अब इसी थीम को अगर आप सोचेंगे, समझेंगे, देन यू विल फाइंड कि वन अर्थ की बात हो रही है। तो सबसे बड़ा इश्यू अभी जो चल रहा है दैट इज क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेगी? एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रोंगर पब्लिक हेल्थ सिस्टम, टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ करें कि
एक एक व्यक्ति का भला हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव कर लें, क्योंकि यहाँ पर किसी एक देश की बात नहीं है, पूरी पृथ्वी की बात है। और वासुदैव कुटुंबम का मतलब है कि वी आर वन फैमिली, और हमारे एक परिवार, जो पूरी पृथ्वी, जो जो इंसान है, और नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, हम सभी के सभी एक फैमिली का पार्ट है। अगर बिग पिक्चर देखें तो हमारा भविष्य भी एक ही है। तो दिस इज द बिग रीड बिटवीन द लाइन मैसेज इन दिस G20 लोगो। अभी दुनिया जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रही है। अभी जस्ट हम पेंडेमिक से रिकवर ही कर रहे थे, तभी जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब हो गया। ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन फेस कर सकती हैं, और जो कर्ज है वो भी ऑल टाइम हाई है ग्लोबल लेवल पर। भारत ने क्या तय किया है, नॉर्मली क्या होता है कि G20 की जब भी मीटिंग होती है तो उनका जो कैपिटल होता है वहीं पर ही उसको रखा जाता है, तो सारे के सारे लोग जो हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की सरकार ने एक बहुत ही अलग से चीज़ों को अप्रोच किया, राइट। प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है ऑल ऑफ गवर्नमेंट। ऑल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, ग्रामीण लेवल, हर कोई जो है वो सिंक्रोनाइजेशन में काम करे। बहुत ही इंटरेस्टिंग विजन है। तो वेन्यूज जो हैं वो 50 इंडियन सिटीज़, 50 से भी ज़्यादा इंडियन सिटीज़ में रखे गए हैं। तो ये जो मीटिंग्स होगी वो सिर्फ एक जगह पर नहीं होगी, ये अलग अलग जगह पर होगी। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, आप सोचिए। छोटे से छोटा ट्रेडर जो है उसको भी फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल, जनरली मीटिंग्स न्यू दिल्ली में होती है, तो न्यू दिल्ली में होती है तो मेरे शहर राजकोट में रहने वाले जो लोग हैं उनको कोई इसका कोई फ़ायदा, ऐसा डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन अगर वेन्यू जो है वो राजकोट में रखा जाएगा, फिर राजकोट हो सकता है, या फिर आपका जो भी आप अलग अलग, आई एम श्योर हम बहुत ही अलग अलग जगहों से हैं इस वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स तो अरुणाचल प्रदेश से भी हैं, राइट, और आसाम से हैं। तो अलग अलग जगहों पर जब लोकेशंस रखे जाएंगे तो ये सारे अलग अलग जो डिप्लोमेट्स हैं, जो सारे अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, तो ये लोग वहाँ पर जाएंगे। तो वहाँ की होटल्स, वहाँ के खाने पीने की चीज़ें, सारी चीज़ें जो हैं ये एक ग्लोबल इन्फ्लुएंसर तक पहुँचेगी। जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक देश के, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ एग्जांपल, एक देश के प्रेसिडेंट जो हैं वो गुवाहाटी पहुँचे G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए। गुवाहाटी की जो भी स्पेशल फूड की आइटम है वो वहाँ पर पिरोसी जाएगी, और उनको अगर वो बहुत ही पसंद आई तो प्रेसिडेंट जो हैं वो ऑफ कोर्स अपनी टीम को कहेंगे, उनको पर्सनली अगर पसंद आई, और फिर लेट्स से कि प्रेसिडेंट है तो ही इज़ इन्फ्लुएंसर, तो वो अगर वापस लेट्स से यूके के प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ पसंद आई, या फिर किसी भी देश के आप पकड़ लीजिए, तो वापस जब वो जाएंगे तो कहेंगे कि नहीं, वो जो आइटम हमने वहाँ पर ट्राई की थी, आई वुड लाइक टू ईट दैट। फिर वहाँ के न्यूज़पेपर्स में अगर ये आ जाए कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ पसंद आई है, तो वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर वो आइटम जो हैं रेस्टोरेंट्स में ट्राई की जाएगी कि हम यहाँ पर ये चीज़ें बेचते हैं। तो होगा क्या कि आसाम जो है वो, आसाम की वो जो आइटम है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुँच जाएगी ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा कल्चर जो है वो भी स्प्रेड होगा। जैसे बर्गर्स और पिज़्ज़ा और ये सारी चीज़ें हमारे देश में हैं, तो इटाली जो है, इटाली पिज़्ज़ाज आर फ्रॉम इटली, वी नो। तो ये इटालियन आइटम जो है वो हमारे आजकल तो शादी और सारे त्योहारों के अंदर यू फाइंड के चाइनीज़ फूड है, वो चाइनीज़ प्रॉपर चाइनीज़ फूड नहीं है, इट्स लाइक मोर इंडियन फ्लेवर्ड चाइनीज़ फूड। सेम थिंग गोज विथ आवर पिज़्ज़ाज एज वेल, बट है तो वही ना। कि आज के ज़माने में तो अगेन वी कम बैक टू सेम थिंग कि वन वर्ल्ड वन फ्यूचर वन फैमिली, है कि नहीं। तो दिस इज़ द थिंग। तो इसकी गहराई में अगर हम जाए तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो सिर्फ ये मैंने खाने पीने की चीज़ों की एग्जांपल दिया है, फिर कपड़े के साथ भी ये हो सकता है, वहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन थिंग कि हमारे शहर को अगर हम स्वच्छ रखें, हमारे शहर को हम स्वच्छ रखें, सिक्योर रखें और खूबसूरत रखें, जस्ट लाइक कि हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो दिवाली और ये सारे त्यौहार जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, दिवाली हो चाहे ईद हो, अलग अलग कम्युनिटीज़ जो भी अलग अलग त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, तो वो जब त्यौहार आने वाला होता है तो अपना घर जो है वो साफ़ करते हैं, पुरानी चीज़ों को हटा देते हैं, नई चीज़ों को लगा देते हैं। क्यों? बिकॉज गेस्ट्स आर गोइंग टू कम। आपको बेस्ट इंप्रेशन क्रिएट करनी है, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, तो गेस्ट को भी मज़ा आएगा। तो सेम थिंग गोज विथ आवर कंट्री।
तो ये चीज़ जो है अब धीरे धीरे ग्लोबल लेवल पर भारत आने लगा है। तो हम सबको अब स्वच्छ भारत, फिर ये जो यहाँ वहाँ थूकना, जो भी गलत चीज़ें हम कर रहे हैं, एवरी वन ऑफ अस वी हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग। सिर्फ 5 लोग अगर सफाई पर काम करेंगे और 500 लोग जो हैं वो सफाई नहीं करेंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब हमें ग्लोबल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करना है और हम करते रहेंगे। इसलिए G20 के लिए अलग से ये जो अमिताभ कांत साहब जो हैं, तो उनको एक शेरपा के तौर पर रखा गया, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स होगी अब G20 की। विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण जो है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ G20। इसी के साथ भारत जो है वो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी बूस्ट करना चाहता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम डेवलपिंग देश हैं, तो पहले क्या था, G20 और इन सारे देशों में जो डेवलप्ड देश हैं वही सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते थे और बाकी के देश इनको फॉलो करते थे। लेकिन अब डेवलपिंग देश जो हैं वो अब अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट करने लगे हैं और धीरे धीरे डेवलपिंग देश जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं और डेवलप्ड देश जो हैं वो मैच्योर हो गए हैं। आप समझ लीजिए कि वो अब उनका धीरे धीरे ज़माना जो है वो जा रहा है। अब नए नए इनोवेशंस जो है वो डेवलपिंग देशों में भी हो रहे हैं। तो इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी के हैं कि हम पूरी दुनिया को एक फैमिली की तरह यूनाइट कर दें, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम उनको ले जाए, और जो भी इश्यूज चल रहे हैं तो वर्ल्ड पीस जो हैं उसके लिए हम काम करें। और ये युद्ध जो चल रहे हैं यूएसए और रशिया के बीच में, ये सारी चीज़ों को हम रोकें और फिर धीरे धीरे करके चाइना को भी हम समझा दें। तो इस प्रकार से वर्ल्ड पीस ही इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया फॉर श्योर। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। G20 पर और ज़्यादा चीज़ें भी आएगी, इस पर हम और ज़्यादा बातें भी करने वाले हैं। दिस इज ए सॉर्ट ऑफ कर्टन रेजर। अनलॉन्डर्ड ट्रूथ, द हिंदू का ये आर्टिकल है। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट जो PMLA के केसेस के साथ डील करती है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इस कोर्ट के जज जो हैं उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिमार्क दी है, एक स्कैथिंग रिमार्क जिसको कहते हैं, स्कैथिंग ऑब्जर्वेशन मीन्स एक पसंद ना आने वाली बात, मीन्स जो कड़वी बात है वो बताई है, हकीकत बताई है। और ये चीज़ ईडी के साथ जुड़ी हुई है। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। कोर्ट ने यह कहा है कि जो संजय रावत है, शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, तो उनके जो MP हैं, तो कोर्ट ने कहा कि इनका जो अरेस्ट है ये इलीगल तो है ही। ईडी ने इनको जो गिरफ्तार किया ये इलीगल है। इलीगल के साथ साथ कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि उनको अरेस्ट किया जाए। एंड दिस रिमाइंड्स अस कि सेंट्रल एजेंसीज जो हैं उनका इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनके साथ जो भी कोई इश्यूज हैं वो सेटल करने के लिए यूज़ कर रही हैं, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। ये बात ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर कह रहा है, ये बात ऐसी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति कोई ऐसा इश्यू है नहीं। अभी G20 के वाला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया तो उसमें भर भर के हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की तारीफ की है। लेकिन जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गलत है, मीडिया कहे ना कहे, एक शिक्षक जो है, एजुकेटर्स जो होते हैं, उनको तो हकीकत बोलनी ही पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पर देश की बात है। और देश जो है वो ये सारी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सभी से ऊपर है देश। तो देश की बात जब आती है तो जो भी सत्य हकीकत है वो तो बोलनी ही पड़ती है और बोलनी ही चाहिए। और नहीं बोलेंगे तो फिर देश का हित वो नहीं है, वो अहित होगा, वो देश के फ़ायदे के लिए नहीं होगा। अगर यंगस्टर्स को ये ना बताया जाए कि क्या चीज़ें सेंट्रल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर गलत चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक मीडिया के स्वरूप में काम करने लगे, लेकिन जो हकीकत है वो तो हमें डिस्कस करनी ही चाहिए। तो ये जो एजेंसीज़ का मिसयूज़ हो रहा है ये बहुत ही गलत चीज़ है, और ये बात कोर्ट ने बताई है। दिस इज़ ए मैटर ऑफ शेम। और ख़ास करके नॉन बीजेपी पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको टारगेट किया जाता है। जो लॉयर्स हैं, जो एक्टिविस्ट्स हैं, तो उनको एंटी टेररिज्म लॉज के तहत गिरफ्तार किया जाता है। और जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनके ऊपर टैक्स रेड्स और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं वो लगाए जाते हैं। और देखिए किस प्रकार से चीज़ों को हैंडल किया जाता है, किस लेवल का पॉलिटिक्स खेला जाता है, कि ईडी जो है जिस प्रकार से, जिस स्पीड से अरेस्ट करती है, उसी स्पीड से वो ट्रायल नहीं चलाती है।
जो केस है, आपको अरेस्ट कर लिया, 2 मिनट में अरेस्ट कर लिया, लेकिन फिर वो केस जो है उसको चलाने में सालों लगा देंगे। यही तो टैक्टिक है। भले ही फिर आप निर्दोष छूटे, लेकिन जो पॉलिटिकल डैमेज होगा, आपकी इमेज पर डैमेज होगा, आप न्यूज़ में आएंगे, गलत तरीके से आएंगे, ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या हो रहा है कि उस व्यक्ति की छवि बिगाड़ने के चक्कर में ईडी की खुद की छवि जो है वो भी बिगड़ रही है। ईडी ऑफिसर्स सीम टू बी अवेयर ओनली ऑफ सेक्शन 19 पावर ऑफ अरेस्ट एंड सेक्शन 45 स्ट्रिंजेंट कंडीशंस फॉर बेल। कि सेक्शन 19 जो है उससे उनको पावर ऑफ अरेस्ट मिलता है, और 45 जो है वो कहता है कि बेल की कंडीशन जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जो ट्रायल है वो तो वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, कि कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत लो है। इट्स लाइक कि आपके ऊपर कोई गुस्सा है तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन फिर 3 साल के बाद पता चलेगा कि आपको जो मीन्स आपको अरेस्ट ही गलत, मीन्स कोई वजह ही नहीं थी आपको अरेस्ट करने की, कोई ऐसा एविडेंस ही नहीं था। तो दिस इज़ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। उस व्यक्ति के लिए भी गलत बात है, ईडी के लिए भी ये गलत बात है। ईडी के हित के बारे में सोचे तो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन ऐसी मीन्स इतने सेंट्रल लेवल की जो टैक्स के साथ जुड़ी हुई, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ जुड़ी हुई जो एजेंसी है, तो उसकी इमेज खराब हो रही है, वर्क कल्चर खराब हो रहा है। फिर आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, जो भी लीडर इसको सुधारने की कोशिश करेंगे, तो उसको कितना बड़ा पूरा एक, इट्स लाइक ट्रीटिंग ए कैंसर का, आपने कैंसर को 4th स्टेज तक जाने दिया, अब आप फिर से उसको स्क्रैच से रिन्यू करना चाहते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, नियरली इम्पॉसिबल। तो ये चीज़ें जो हैं, दिस इज़ वेरी वेरी बैड। और अगेन आई वुड लाइक टू से कि यूपीए की सरकार जो है वो भी ये कर रही थी, और आज शर्म की बात है कि जो यूपीए की सरकार ने एनडीए के लीडर्स के साथ जो किया, वही एनडीए के लीडर्स जो हैं वो यूपीए या फिर किसी XYZ जो भी अलग अलग पार्टीज हैं उनके लीडर्स के साथ ये चीज़ें कर रही हैं। तो वही इस विशियस सर्कल जो है ये रिपीट हो रहा है। कंटेंट स्लॉट, यूनियन कैबिनेट ने कुछ कंटेंट को लेकर नॉर्म्स तय किए हैं। इसको कहा जा रहा है गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया 2022। इसमें क्या है? इसमें यह है कि जहां पर भी एप्लीकेबल हो, जहां पर भी पॉसिबल हो, वहां पर जो टीवी चैनल्स हैं उनको नेशनल इम्पोर्टेंस और सोशली रेलेवेंट इश्यूज जो हैं उनको पर डे 30 मिनट्स के लिए दिखाना पड़ेगा। राइट, खास करके आप पकड़ लीजिए न्यूज़ चैनल्स और इन चैनल्स को, कि उनको दिन में 30 मिनट का जो स्लॉट है वो रखना पड़ेगा नेशनल इम्पोर्टेंस और सोशली रेलेवेंट इश्यूज़ के लिए। क्योंकि सरकार का ये मानना है, और ये हकीकत भी है, कि एयरवेव्स और फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, और इसका इस्तेमाल जो है वो सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, तो उसमें एजुकेशन और लिटरेसी को स्प्रेड करना है, एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास के लिए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेलफेयर ऑफ विमेन एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कल्चरल हेरिटेज और नेशनल इंटीग्रेशन। ये चीज़ें जो हैं इनके साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अब थीम्स जो भी मीन्स वो चैनल्स डिसाइड करेगी। सरकार ने ये छूट दी है, ये स्वतंत्रता दी है कि आप तय कीजिए कि कोई साइंस एंड टेक के प्रोग्राम्स चलाना चाहता है तो वो चलाए, उसके बाद अगर वो नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम चलाना चाहता है तो वो चलाए, लेकिन चलाने हैं 30 मिनट्स पर डे। क्वेश्चन ये है कि ये इरादा अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 30 मिनट्स जो हैं तो इसका बिल पे कौन करेगा? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। क्या सरकार ये खर्च उठाएगी? और दूसरी चीज़ जो सरकार ने की है वो ये है कि सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो टीवी चैनल्स पर नज़र रखेगी। तो क्या ये भी बराबर है इस पर? अब जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही, कल हम डिस्कस कर रहे थे ना कि जो अग्निपथ स्कीम के बारे में, कि जब आप किसी चीज़ को लॉन्च करते तो ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट हो, लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ें मैच्योर होती जाए तब वो परफेक्शन की तरफ, अगर आप कंटिन्यूसली उसको डेवलप करने की एक राह पर हैं तो फिर वो परफेक्ट हो सकती है। तो आई एम श्योर ये इट्स अ गुड डिसीजन, इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर ये सारी चीज़ें टीवी के माध्यम से, क्योंकि टीवी जो है वो आज भी हर एक घर में टीवी तो आज हमें देखने को मिलता है। वो वक्त था जब 10 या फिर 15 घरों में 15 घर हैं तो उसमें एक जगह पर टीवी था और हर कोई जो है वो मिलकर टीवी देखते थे। तो अब तो वो ज़माना चला गया, अब हर घर में टीवी है।
और टीवी जितना जितना डेवलपमेंट हो रहा है उतना उतने घरों में नए नए टीवीज़ जो हैं वो आ रहे हैं। तो टीवी वो एक पार्ट ऑफ हमारे घर का एक आप समझ लीजिए कि एसेंशियल का पार्ट बन चुका है। टीवी के माध्यम से हम दुनिया देख सकते हैं। सेम थिंग गोज विद आवर इंटरनेट एंड स्मार्टफोन एक्सेट्रा, बट टीवी तो है ही। तो अब ये डिसीजन अच्छा लिया गया है, लेकिन इसको और थोड़ा रिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड वॉर, और वर्ल्ड वॉर में भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है। 11 नवंबर जो है ये वही दिन था 1918 का, the 11th hour of the 11th day of the 11th month of 1918, the guns fell silent over Europe। जो वर्ल्ड वॉर 1 है उसका विराम हुआ, ख़त्म हुआ, और लगभग 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसमें 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाइट करते हुए। अब रही बात हमारे देश भारत की, तो भारत का खून जो है, भारत के हमारे जो वीर जवान हैं वो यूरोप में, अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में लड़े थे। और बहुत सारे देशों में 11 नवंबर को ये जो दिन है 11 नवंबर, तो इनको याद किया जाता है, शहीदों को याद किया जाता है, सोल्जर्स को याद किया जाता है। हमारे देश में इतना बड़ा कोई ख़ास सेलिब्रेशन नहीं होता है। हमारे देश में कुछ ही जगहों पर, फॉर एग्जांपल आर्मी कंटोनमेंट्स जो हैं वहाँ पर, या फिर ब्रिटिश काउंसिलेट इन कोलकाता जो है, तो यहाँ पर इसका थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं। 1,61,000 इंडियंस जो हैं उन्होंने अल्टीमेट सेक्रीफाइस यानी कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी भारत के फ्रीडम को लेकर। इससे भी ज़्यादा लोग हैं फॉर श्योर, राइट। लेकिन क्या हुआ था कि हमें वॉर में इसलिए हमारे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने वॉर में इसलिए पार्ट लिया क्योंकि हमें ये कहीं ना कहीं जो है वो एक प्रकार का वादा दिया गया था। एक वादा हमें मीन्स एक आप कह सकते हैं कि भरोसा दिलाया गया था कि वॉर जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको आज़ादी दे दी जाएगी, आप अपना खुद डिसीजन जो है वो लेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा किया नहीं। तो जो हमारे इंडियंस हैं, तो इंडियंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो आज भी फुट नोट में है अलग अलग देशों में, मेन स्टेज पर नहीं। बहुत सारे देशों में भारत के लोग वहाँ पर गए, भारत के सोल्जर्स वहाँ पर गए और उन्होंने लड़ाई की और उन देशों को जिताया। लेकिन वहाँ पर हम फुट नोट पे हैं। तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे जो इंडियंस हैं उनको जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए पहले हमारे देश में मिले और इसी के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों में भी मिले। तो जो मैं बात बता रहा था कि बिट्रेयल हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ। पहले हमें ये बताया गया कि आपको वो युद्ध ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें जो हैं वो दे दी जाएगी, और फिर ऐसा हुआ नहीं। जो वाइसरॉय थे लिनलिथगो, तो लॉर्ड लिनलिथगो जो हैं, तो उन्होंने 1939 में भारत के बिहाफ पर यह कह दिया कि भारत जो है वो जर्मनी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। हमारे इंडियन लीडर्स को कंसल्ट किए बिना ही उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। और ऐसे भी सिचुएशन आई कि इंडियन अगेंस्ट इंडियन जैसे सिचुएशन हो गई थी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी इंडियन नेशनल आर्मी एक्सिस पावर्स के साथ जुड़ गई थी, क्योंकि ब्रिटिश और जर्मन सेना जो है वो आमने सामने थी। तो सुभाष चंद्र बोस साहब जो है वो जर्मनी भी गए थे, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मीन्स मैंने उनकी पूरी एक बायोग्राफी पढ़ी थी। सुशील चंद्र बोस आई थिंक उनके भतीजे हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, और नेशनल बुक ट्रस्ट की ये किताब है। तो उसमें एक बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कभी नहीं हुई, सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही की है, और इसके अलावा इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने उस समय पर यह चीज़ नहीं की थी। जब वो जर्मनी गए तो जर्मनी से वापस उनको जाना था जापान। तो पता है क्या हुआ? जर्मनी ने एक सबमरीन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भेजा, और जहाँ तक मुझे याद है मॉरिशस के आसपास, इंडियन ओशियन में ही मॉरिशस के आसपास कहीं पर जापान की सबमरीन आती हैं, और जापान की सबमरीन जो है, एक सबमरीन में से दूसरी सबमरीन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ट्रांसफ़र किया गया। और
ऐसी चीज़ जो है वो किसी के लिए नहीं हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति, जस्ट इमेजिन कितने इंपॉर्टेंट होंगे वो और कितने पावरफुल होंगे, कि 2 देश जो हैं वो अपनी वॉर के टाइम पर, जर्मनी मीन्स ये अपनी शिप्स जो हैं वो ये सबमरीन्स भेज रहे हैं। बट एनीवे, ये एक इंटरेस्टिंग केस था। आई थॉट शायद आपको कभी पढ़ने को ना मिले, तो ये एक चीज़ थी, क्योंकि आप अलग प्रकार की मीन्स अभी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इंटरेस्टिंग होती हैं कुछ ऐसी चीज़ें। तो ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 देशों का नाम डायरेक्टली मीन्स ले लिया, इसीलिए मैं बता रहा था, ये एग्जाम्पल भी देने के पीछे रीज़न ये था कि एक्सिस पावर्स में कौन था, जर्मनी और जापान। तो सुभाष चंद्र बोस साहब जो हैं वो जर्मनी और जापान के साथ मिलना क्यों चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ब्रिटिश जो हैं ये अभी वॉर कर रहे हैं और हमें भी उसमें घुसेड़ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन होगी कि ब्रिटिश आर्मी जो है वो इंडियन सोल्जर्स यूज़ कर रही थी, और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में तो इंडियन नेशनल आर्मी में कौन होंगे, थोड़ी जापानी सोल्जर्स होंगे, इंडियन सोल्जर्स ही होंगे। तो इंडियन वर्सेस इंडियन जैसी सिचुएशन भी इन लोगों ने क्रिएट कर दी थी। तो ऐसी सिचुएशंस हमारे देश में होने लगी थी। एंड तो सेक्रीफाइसेस की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमने प्ले किया है। हम दुनिया के दूसरे देशों के लिए लड़े हैं, हमारे खुद के देश के लिए भी लड़ रहे थे। ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन मैन वॉलंटियर टू फाइट इन द ग्रेट वॉर। आप सोचिए 15 लाख जितने इंडियंस जो हैं वो ग्रेट वॉर जो है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भी हमारा माना जाता है। और अब अलग अलग जगहों पर, फॉर एग्जांपल आप लंदन जाएंगे तो लंदन में जो बकिंगहम पैलेस है, तो उनके सामने जो उन्होंने एक गेट बनाया है बहुत बड़ा, इंडिया गेट टाइप का एक स्मारक है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो कॉमनवेल्थ देशों के कॉन्ट्रीब्यूशंस है तो वो मेंशन किया गया है वहाँ पर। तो ये सारे जो हमारे सोल्जर्स हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों पर, यूरोप, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, अलग अलग जगहों पर 11 विक्टोरियन क्रॉसेस जो हैं वो अर्न किए, तो ये सारे लोगों का नाम जो है वो आगे आना चाहिए। दुनिया को भी इनका कंट्रीब्यूशन समझ में आना चाहिए कि भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। क्योंकि G20 के टाइम पर जो हम वर्ल्ड पीस की बात करें तो वी कैन प्राउडली से कि देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, 1 के टाइम पर, 2 के टाइम पर भी हम थे वहाँ पर, हमारे सोल्जर्स थे, और हम किसी कॉलोनियल्स, भले ही कॉलोनियल यूनिफॉर्म पहन के लड़े हैं, लेकिन जब ये युद्ध खत्म हुआ और वापस आया ना, तब हमारे सोल्जर्स को भी पता चल गया कि हम किसी से कम नहीं हैं। उस टाइम पर यही ब्रिटिश हुकूमत ने क्या हमारे दिमाग में डाल दिया था कि वो सुपीरियर हैं, हम इन्फीरियर हैं, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, हम किसी से भी इन्फीरियर नहीं हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख लोग जो हैं भारत के लड़े थे। 87,000 लोग ऐसे हैं जो भारत वापस कभी नहीं लौट पाए। अब भारत भी मीन्स आए तो उनकी डेड बॉडीज आई, दे वर क्रीमेटेड। और 31 विक्टोरियन क्रॉसेस, 15% ऑफ द टोटल वेंट टू सोल्जर्स फ्रॉम अनडिवाइडेड इंडिया। जो विक्टोरियन क्रॉसेस जो गैलेंट्री अवार्ड्स टाइप दिए जाते हैं, तो 15% जितने जो हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जो हैं, ये देशों, ये इलाके के लोगों को, इन सोल्जर्स को दिए गए हैं। विदाउट इंडियन सोल्जर्स, नॉन कॉम्बैटेंट लेबर्स एंड मटेरियल मनी, द कोर्स ऑफ बोथ कॉन्फ्लिक्ट्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो है ब्रिटेन के लास्ट कमांडर इन चीफ जो इंडियन आर्मी के थे, उन्होंने ये बात बताई है कि इंडियन सोल्जर्स, नॉन कॉम्बैटेड लेबर्स और मटेरियल मनी के बिना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अलग हो जाती। तो दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू सेलिब्रेट एंड दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न। हमारी हिस्ट्री की किताबों में ये चीज़ नहीं मीन्स अच्छी तरीके से मेंशन की गई है कि हमें प्रॉमिस दी गई थी कि आप युद्ध लड़ेंगे उसके बाद आपको आज़ादी दी जाएगी, लेकिन उसके बाद हमें जलियांवाला बाग दिया गया। 1918 में युद्ध खत्म हुआ, 1919 में जलियांवाला बाग हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया उसके बाद भी इसी प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ की गई। तो ये हिस्ट्री जो है उसको और ज़्यादा डीप में समझने की हमें ज़रूरत है, तब हमें पता चलेगा कि वी आर नॉट ए वीक कंट्री। कोई कमज़ोर रेस या फिर कमज़ोर नस्ल के लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले लोग हैं हम, हमारे पूर्वज, आप समझ लीजिए। तो दिस अगर ये बात जब हमें पता चलती है तब भी रियलाइज़ करो कि ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन ही महान है और अमेरिका ही महान है या फिर जर्मनी ही महान है या फिर जापान ही ये कर सकता है। हमारे लोगों ने जो किया है वो हमें पता नहीं है, इसलिए हमें ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक लेवल पर फील होता है। बट दैट्स एवरीथिंग।
एंड वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड डू सपोर्ट मिशन लाइफ. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.